हेलो स्टूडेंट, देखिए हम लोग पढ़ रहे थे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। उसमें हम लोग जान रहे थे कि मेंडल का एक्सपेरिमेंट कैसा था, वहाँ पर हम लोग समझ रहे थे, पढ़ रहे थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल जी ने एक्सपेरिमेंट किए थे, कैसे किए थे, किस तरह से किए थे, कौन कौन पौधा लिए थे, कौन पौधा को चुने थे, तो इसके बारे में हम लोग समझ रहे थे और देखे भी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में किस तरह से क्रॉस कराया। और क्रॉस कराने के बाद हम बोले थे पिछले वीडियो में कि क्रॉस कराने के बाद उन्होंने नियम दिए थे, कुछ लॉ दिए थे, वही लॉ को आज हम लोग पढ़ेंगे। बोले थे 3 तरह के लॉ था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। एक तो लॉ ऑफ पेयर फैक्टर था, दूसरा लॉ ऑफ डोमिनेंस और तीसरा जो था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था। तो ये तीनों नियम के बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या होता है लॉ ऑफ फैक्टर, क्या होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस और क्या होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो एक एक करके हम लोग पहले समझते हैं। चलिए हेडिंग लगाते हैं, लॉ ऑफ पेयर फैक्टर। समझते हैं लॉ ऑफ पेयर फैक्टर, लॉ ऑफ पेयर फैक्टर, लॉ ऑफ पेयर फैक्टर। इसको हम लोग बोलते हैं युग्म कारकों के नियम, युग्म कारकों के नियम, युग्म कारकों के नियम। तो देखिए नाम से स्पष्ट है, पेयर या युग्म मतलब होता है जोड़ा, एक जोड़ा। तो मतलब कोई भी कैरेक्टर होगा, चाहे वो होमोजाइगस का हो या फिर हेट्रोजाइगस का हो, कोई भी कैरेक्टर होगा तो कैरेक्टर कैसा होगा, कितने एलील होगा, उसमें कितना फैक्टर होगा, 2 होगा, मतलब पेयर में होगा। तो इसी को मेंडल जी ने कहे कि ये जो है लॉ ऑफ पेयर फैक्टर है, कि मतलब जो भी कैरेक्टर है, जो भी गुण है, सब हमेशा क्या होता है, पेयर में होता है। इसीलिए उस गुणों को क्या बोले मेंडल जी ने, बोले कि क्या है, लॉ ऑफ पेयर फैक्टर है। तो लिख लेते हैं एक एक करके। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार ए कैरेक्टर इज रिप्रेजेंट in an organism by at least two homologous chromosome at the same locus full stop, the two factors or alleles of a character is called law of pair factor, is called law of पेयर फैक्टर, इज कॉल्ड लॉ ऑफ पेयर फैक्टर। तो देखिए लॉ ऑफ पेयर फैक्टर क्या हो। और एक बात, चाहे वो होमोजाइगस हो, या जो भी होमोजाइगस होगा मतलब प्योर प्लांट होगा, जो भी होमोजाइगस होगा कैसा प्लांट होगा, प्योर प्लांट होगा। और जो भी हेटेरोजाइगस होगा, ये क्या होगा, हाइब्रिड प्लांट होगा।
हाइब्रिड प्लांट होगा, हाइब्रिड प्लांट होगा। देखिए होमोजाइगस जो भी होगा प्योर प्लांट होगा, चाहे वो देखिए कैपिटल टी है या स्मॉल टी है, प्योर है, प्योर टॉल प्योर ड्वार्फ है, चाहे वो रेड के राउंड है तो कैपिटल आर या फिर स्मॉल आर दोनों होमोजाइगस है सब के सब। हम लोग जब टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे थे तो वहाँ पर देखे थे जो भी होमोजाइगस है या प्योर प्लांट है वो क्या होगा, सेम होगा, एक जैसा होगा। और जो भी हेट्रोजाइगस हाइब्रिड प्लांट, हेट्रोजाइगस जो होगा हमेशा क्या होगा, हाइब्रिड होगा। जैसे देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी है, कैपिटल आर स्मॉल आर है, कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू है, सब क्या है, हेट्रोजाइगस है। तो जो भी कैरेक्टर है सब के सब कैरेक्टर क्या है, उसका जो फैक्टर है पेयर में है। देख रहे हैं यहाँ भी पेयर सब के सब क्या है, पेयर में है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं युग्म कारकों के नियम या लॉ ऑफ पेयर फैक्टर। तो समझ में आया होगा लॉ ऑफ पेयर फैक्टर क्या है। हिंदी में भी लिख देते हैं, लिखिए हिंदी में भी लिखते रहे। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी भी जीवधारी के लक्षण, किसी भी जीवधारी के लक्षण इकाई लक्षण होते हैं, इकाई लक्षण होते हैं, इकाई लक्षण होते हैं जो आनुवंशिक के मामले में, जो आनुवंशिक के मामले में, आनुवंशिक के मामले में एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। और इसका इकाई लक्षण और इसका इकाई लक्षण जोड़े में होते हैं, जोड़े में होते हैं, जोड़े में होते हैं। इसलिए इसे युग्म कारकों का नियम कहते हैं, युग्म कारकों का नियम कहते हैं। तो समझ में आया कि ये नियम क्या है। देखिए फिर से हम लोग पढ़ क्या रहे, लॉ ऑफ पेयर फैक्टर पढ़ रहे हैं। तो लॉ ऑफ पेयर फैक्टर क्या होता है, तो लॉ ऑफ पेयर फैक्टर होता है कि इस नियम के अनुसार किसी भी जीवधारी के लक्षण इकाई लक्षण होते हैं जो आनुवंशिक के मामले में एक दूसरे से क्या है, स्वतंत्र है। यहाँ टी है, मान लीजिए यहाँ क्या है, हम कल क्रॉस भी कराए थे। अब कैपिटल टी है, स्मॉल टी गैमिट निकाले थे स्मॉल, और कैपिटल टी इसमें निकाले थे, दोनों में क्रॉस कराए थे कैपिटल टी स्मॉल टी। अगला पीढ़ी में ये भी क्या हुआ, स्वतंत्र हो जाता है। मतलब एक दूसरे से सब के सब क्या है, स्वतंत्र है। और दो जो लक्षण होता है सब पेयर में दिख रहा है ना, यहाँ पेयर है, पेयर बोलेगा ये क्यों नहीं पेयर, तो यहाँ पर तो हम गैमिट बनाए हैं इसीलिए पेयर में नहीं है। तो यहाँ पे पेयर, ये पेयर, तो सब के सब क्या होगा, जो भी कैरेक्टर होगा चाहे वो होमोजाइगस का है या हेट्रोजाइगस का है, या इसे हम लोग बोल सकते हैं चाहे वो प्योर प्लांट का है या हाइब्रिड प्लांट का है, सब के सब कैरेक्टर क्या होगा, जोड़ा में उसका फैक्टर होगा। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ पेयर फैक्टर। तो यहाँ तक समझ में होगी, आ गया होगा। चलिए जल्दी से लिखिए, आगे हम लोग नेक्स्ट लॉ पढ़ते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो चलिए इसको मिटाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस है प्रभाविता का नियम। लॉ ऑफ डोमिनेंस प्रभाविता का नियम। तो ये युग्म कारकों के नियम बोलिए या फिर लॉ ऑफ पेयर फैक्टर समझ में आया होगा कि जो भी कैरेक्टर होगा सब कैरेक्टर क्या होगा, पेयर में होगा, तो उसको बोलेंगे लॉ ऑफ पेयर फैक्टर। आगे हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस।
कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है। हेडिंग लगाते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। चलिए लिखिए पर, तो उसके बाद फिर हम लोग समझेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार, इन हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल और हाइब्रिड only one allele is able to express its effect in the individual, it is called dominant factor, it is called dominant factor और dominant allele फुल स्टॉप। द अदर एलील इसी में रहता है, द अदर एलील which does not show its effect in heterozygous individual is called क्या, रिसेसिव फैक्टर और रिसेसिव एलील। तो समझ में आया कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है। इसको सिंपल से समझिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है कि इससे पहले हम लोग जो पढ़े थे, टॉल था, ड्वार्फ था और ड्वार्फ था, ये दोनों को क्या किए थे, क्रॉस कराए थे, तो बना था कैपिटल टी स्मॉल टी। और ये कैसा हुआ था, ये था टॉल, जिसको हम लोग हाइब्रिड टॉल बोले थे, हाइब्रिड टॉल। ये क्या था, हाइब्रिड टॉल। और ऐसे हम लोग बोले तो ये हेटेरोजाइगस है, और ये क्या है, होमोजाइगस है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये टॉल का कैरेक्टर है, टॉल टी, और ये क्या है, ड्वार्फ का है। और हमको दिख कैसा रहा है, हाइब्रिड टॉल दिख रहा है। तो हाइब्रिड टॉल मतलब हमको लंबा पौधा दिख रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें जो रिसेसिव का गुण होगा, मतलब जो ड्वार्फेज में है, ड्वार्फ है, वो उसका गुण नहीं है, उसका भी गुण है, लेकिन फिर भी हमको कैसा गुण इसमें दिख रहा है, कैसा कैरेक्टर दिख रहा है, लंबा का कैरेक्टर दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि लंबा का कैरेक्टर इसलिए दिख रहा है क्योंकि वो डोमिनेंट है। तो डोमिनेंट है इसीलिए हमको लंबा का कैरेक्टर दिख रहा है। और ये स्मॉल टी क्या है, रिसेसिव है, तो उसका कैरेक्टर हमको नहीं दिख रहा है।
तो जो डोमिनेंट होगा, और हम पहले भी बता चुके हैं, अगर मान लीजिए कि फिर से हम वही बात बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई आदमी काला और कोई क्या है गोरा है, तो उसका संतान जो होता है मान लीजिए काला हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो डार्कनेस का जो है उसका संतान वो डोमिनेंट है इसीलिए हुआ, और गोरा का क्या है, उसका गोरा का रिसेसिव है इसीलिए गोरा नहीं हुआ। तो मतलब वही कैरेक्टर दिखेगा जो कैरेक्टर डोमिनेंट होगा, और इसका मतलब ये नहीं कि डोमिनेंटे का कैरेक्टर है, रिसेसिव का भी उसमें गुण गया है, वो क्या है, वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। एक्सप्रेस कौन कर रहा है, डोमिनेंट का कर रहा है, और जो रिसेसिव है वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। तो इसी को बोलते हैं लॉ लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो यहाँ भी वही बात है, टॉल है, ड्वार्फ है, तो हमको कैसा कैरेक्टर दिख रहा है, टॉल का दिख रहा है। तो टॉल का दिख रहा है, तो टॉल का क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये क्या है, डोमिनेंट है, इसीलिए हमको टॉल दिख रहा है। और स्मॉल टी का क्या है, ये रिसेसिव है, इसीलिए ये कैरेक्टर हमको नहीं दिख रहा है। तो इसका भी हिंदी लिख लेते हैं, हिंदी लिख लेते हैं इसका भी, और आगे फिर हम समझा भी देंगे। लिखिए, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार दो परस्पर विरोधी लक्षणों वाले, दो परस्पर विरोधी लक्षणों वाले पौधों के बीच परागन प्रक्रिया होती है, परागन प्रक्रिया होती है, परागन के बीच प्रक्रिया होती है, तब निषेचन के उपरांत प्रथम पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण प्रकट होते हैं। प्रथम पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण प्रकट होते हैं, एक ही लक्षण प्रकट होते हैं। दूसरा लक्षण अप्रभावी होते हैं, अप्रभावी होते हैं। जो लक्षण प्रकट होते हैं, जो लक्षण प्रकट होते हैं, जो लक्षण प्रकट होते हैं वही प्रभावी होता है, वही प्रभावी होता है। तो मतलब यहाँ फिर से एक बार देखिए, टॉल है, टॉल हो गया ये टॉल, और ये क्या है, ड्वार्फ है। अब ये दोनों में क्रॉस कराए, क्रॉस कराने के बाद कैपिटल टी स्मॉल टी हमको मिला। ये क्या है, हाइब्रिड टॉल है। तो कैरेक्टर हमको कैसा दिख रहा है, टॉल का कैरेक्टर दिख रहा है, लेकिन इसमें रिसेसिव भी है। मतलब ये जो कैरेक्टर हमको दिख रहा है टॉल का, वो क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया। और जो कैरेक्टर नहीं एक्सप्रेस कर रहा है लेकिन इसमें फैक्टर है, वो क्या होगा, रिसेसिव होगा। तो यही है लॉ ऑफ डोमिनेंस। इधर भी हम यही बात लिखे हैं कि इस नियम के अनुसार जो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल होगा, वही ना है, हेट्रोजाइगस या हाइब्रिड होगा, उसमें ओनली वन एलील इज एबल टू एक्सप्रेस, केवल एक ही, दो एलील है लेकिन केवल एक ही एलील क्या होगा, एक्सप्रेस करेगा, प्रदर्शित करेगा, दिखाएगा, तो उसे हम लोग डोमिनेंट फैक्टर कहते हैं। तो ये क्या है, डोमिनेंट फैक्टर या डोमिनेंट एलील होता है। और जो नहीं शो करता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिसेसिव फैक्टर है।
तो इसी को हम नियम के अनुसार इस हिंदी में भी लिख दिए हैं कि दो परस्पर लक्षणों वाले पौधों को क्या करते हैं, संकर परागण करवाते हैं। और उसके बाद अब निषेचन के उपरांत प्रथम पीढ़ी में, यही ना प्रथम पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण प्रकट होता है, एक ही ना लक्षण है, हाइब्रिड टॉल है, ड्वार्फ तो है नहीं, एक ही लक्षण क्या हो रहा है, प्रकट हो रहा है। तो दूसरा लक्षण जो होता है क्या होता है, अप्रभावी होता है, जो प्रकट नहीं होता है। ये अप्रभावी है जो प्रकट नहीं हो रहा है। तो जो लक्षण प्रकट होता है, तो हमको कौन लक्षण प्रकट हो रहा है, टॉल का, तो वही लक्षण क्या होता है, प्रभावी होता है। तो वही क्या कहलाता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहलाता है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस समझ में आ गया होगा। चलिए अगला अब हम लोग पढ़ते हैं, जल्दी से इसको कॉपी कीजिए। अगला हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, जल्दी से इसको कॉपी कीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो ये समझ में आया लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, जो लक्षण हमको दिखेगा वो डोमिनेंट होगा, और जो नहीं दिखता है, जो फैक्टर उसमें रहता है और नहीं प्रकट अपना शो कर रहा है, तो उसको बोलते हैं रिसेसिव है। तो जो प्रकट किया वही प्रभावी, वही लॉ ऑफ डोमिनेंस कहलाता है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। अगला है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। चलिए इसको मिटाते हैं जल्दी से, फिर हेडिंग लगाइए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या होता है कि पहला जो मान लीजिए पेरेंट्स होगा, वो पहला पीढ़ी में रिसेसिव रहेगा, पहला पीढ़ी में रिसेसिव रहेगा, और दूसरा पीढ़ी होगा तो उस दूसरा पीढ़ी में वो क्या करता है, अपना गुण प्रकट करता है, अपना कैरेक्टर प्रकट करता है, दर्शाता है। तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पृथक्करण का नियम। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, हेडिंग लगाइए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है पृथक्करण का नियम। चलिए इसमें भी लिख लेते हैं, फिर आगे हम लोग समझेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार, द टू फैक्टर ऑफ ए कैरेक्टर which remains together in a individual do not mixed up but keep their identity distinct separation at the time of gametogenesis get randomly distributed
to different distributed to different gametes and they get paired again in different individual तो देखिए इसमें क्या होता है कि अब यहाँ पर देखिए, पहले हिंदी लिख लेते हैं उसके बाद फिर देखेंगे। चलिए, इस नियम के अनुसार, पहले हिंदी लिख लीजिए उसके बाद फिर समझते हैं। इस नियम के अनुसार प्रथम पीढ़ी से प्राप्त संकर पौधों में जब स्वपरागन होता है, स्वपरागन होता है, तब अगली पीढ़ी में वे लक्षण प्रकट होते हैं। अगली पीढ़ी में वे लक्षण प्रकट होते हैं जो प्रथम पीढ़ी में होते हैं, जो प्रथम पीढ़ी में अप्रभावी रह गए थे, अप्रभावी रह गए थे। देखिए इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अगर कैपिटल टी ये टॉल का था, टॉल लंबा का, और ड्वार्फ का, देखिए ड्वार्फ का क्या था, स्मॉल टी, दोनों में क्रॉस कराए थे। क्रॉस कराने के बाद F1 जनरेशन में यही ना प्राप्त हुआ था, ये क्या था, F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब ये क्या था, हाइब्रिड टॉल प्राप्त हुआ था। अब इसको फिर क्या किए थे, अगला इसको सेल्फ पोलिनेशन करवाए थे, स्वपरागन। तो इसको गैमीट हम लोग अलग अलग किए थे, तो एक था कैपिटल टी और एक क्या था, स्मॉल टी प्राप्त हुआ था। अब इसको जब हम लोग अलग किए, इसको क्या किए, मतलब स्वपरागन करवाए, तो स्वपरागन एक स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कराए, तो क्या क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको कराएंगे इससे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको कराएंगे स्मॉल टी। तो देखिए ये क्या है, ये है F2 जनरेशन। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये कैपिटल टी है, मतलब टॉल का है, ये ड्वार्फ का है, ये स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी हाइब्रिड टॉल है। अब इसको क्या किए, अपने में स्वपरागन करवाए, सेल्फ पोलिनेशन, और तब F2 जनरेशन प्राप्त किए। तो इस नियम में कह रहा है जो प्रथम पीढ़ी में हाइब्रिड टॉल है, तो इसमें क्या कर रहा है, इसमें हाइब्रिड टॉल है, मतलब ये टॉल क्या, दोनों का गुण है, तो गुण हमको केवल किसका दिख रहा है, टॉल का, वो भी हाइब्रिड का। अब ये अगला पीढ़ी में F2 जनरेशन में ये भी अलग हो जाएगा, अपना अलग कैरेक्टर दिखाएगा, और ये भी क्या होगा, अपना अलग होकर के अलग कैरेक्टर दिखाएगा। तो अलग जो हो रहा है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं, अलग होकर के जो लक्षण प्रकट कर रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो देख रहे हैं
यहाँ पर कैपिटल टी और ये तो गैमीट बनाए और यहाँ पर क्रॉस कराए, तो कैपिटल टी ये अपना अलग हाइब्रिड भी बनाया, और स्मॉल टी जो रिसेसिव था वो रिसेसिव भी यहाँ क्या हुआ, अलग कैरेक्टर शो कर रहा है। तो ये जो अलग हुआ ना, इसी को बोलते हैं पृथक्करण, और अलग हुआ इस नियम में, तो इसीलिए इस नियम को बोलते हैं पृथक्करण का नियम कहते हैं। क्योंकि अलग हो करके अपना खुद का कैरेक्टर क्या कर रहा है, प्रकट कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। देखिए यहाँ लिखे, इस नियम के अनुसार प्रथम पीढ़ी से प्राप्त संकर पौधा, यही ना संकर पौधा है, हाइब्रिड टॉल है। संकर पौधों में जब स्वपरागन होता है, इस पौधा में क्या करवाए, स्वपरागन करवाए, तब अगली पीढ़ी में वे लक्षण प्रकट होते हैं। वे लक्षण प्रकट होता है, कौन लक्षण, जो प्रथम पीढ़ी में अप्रभावी था। प्रथम पीढ़ी में ये क्या था, अप्रभावी था, और अगला पीढ़ी में क्या हो रहा है, ये लक्षण अपना प्रकट कर रहा है यहाँ पर, तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यहाँ पर देखिए इंग्लिश में भी लिखे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार, द टू फैक्टर ऑफ ए कैरेक्टर व्हिच रिमेन्स टुगेदर ए इंडिविजुअल डू नॉट मिक्स। मतलब हुआ कि दो फैक्टर है, एक कैरेक्टर का दो फैक्टर है, वो दोनों फैक्टर एक दूसरे से आपस में मिक्स्ड नहीं होता है, डू नॉट मिक्स, बट कीप देयर आइडेंटिटी डिस्टिंक्ट सेपरेशन एट द टाइम ऑफ गैमिटोजेनेसिस। और गैमिटोजेनेसिस के समय में, गैमिटोजेनेसिस के समय में ये दोनों कैरेक्टर क्या होता है, अलग होता है, सेपरेशन होता है, गेट रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट गैमिट, और दे गेट पेयर अगेन इन डिफरेंट इंडिविजुअल। और ये आगे जा कर के क्या करता है, डिफरेंट इंडिविजुअल अपना अलग स्वतंत्र क्या होता है, नेक्स्ट पीढ़ी में स्वतंत्र इंडिविजुअल बनाता है, तो एक्सप्रेस करता है। तो इसी नियम को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो ये था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल ने कराए थे। वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 3 नियम दिए थे। पहला तो लॉ ऑफ पेयर फैक्टर का था, जो हम लोग समझे, उसके बाद लॉ ऑफ डोमिनेंस का था, वो भी हम लोग समझे, और अभी जो हम लोग समझ रहे हैं ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, भी हम लोग लगभग समझ गए। चलिए, तो ये था मेंडल का कुछ नियम था, जो नियम हम लोग समझे। अब इसी में कुछ अलग अलग क्रॉस है, अलग अलग क्रॉस है, इसके बारे में अब हम लोग इसको समझते हैं। चलिए इसको जल्दी से कॉपी कीजिए, फिर आगे हम लोग समझते हैं। चलिए मिटाते हैं। अब हम लोग को कुछ क्रॉस है, जैसे हो गया रेसिप्रोकल क्रॉस है, रेसिप्रोकल क्रॉस, टेस्ट क्रॉस है, बैक क्रॉस है। तो ये सब क्या होता है, ये भी कभी कभी पूछ देता है 2 नंबर में, तो उसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है, बैक क्रॉस क्या होता है, और फिर टेस्ट क्रॉस क्या होता है। ये तीनों क्रॉस के बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग को पढ़ना होगा कि कुछ न कुछ, कितनों भी कोई पढ़ ले, उसमें कुछ ना कुछ एक्सेप्शन आ ही जाता है, अपवाद आ ही जाता है। तो मेंडल का कुछ एक्सेप्शन है, उस एक्सेप्शन के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग कुछ जो क्रॉस है उस क्रॉस के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहला लिखते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस, हेडिंग लगाइए, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल, ऐसे लिखिए, रेसिप्रोकल क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस, इसको व्युत्क्रम, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम संकर बोलते, व्युत्क्रम संकर या संकरण, संकरण। ये क्या होता है, रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है। तो पहले लिखिए, उसके बाद फिर समझते हैं। इट इज ए सेट ऑफ, इट इज ए सेट ऑफ टू सच क्रॉसिंग
in which first crossing has a male and B female, a male and B female, and in second crossing has a female and B male, a female and B male। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि एक बार क्रॉस कराएंगे तो जो ए मेल होगा और बी फीमेल होगा, लेकिन ऐसे को दूसरा बार क्रॉस कराएंगे तो जो पहले मेल था वो फीमेल हो गया और जो पहले फीमेल था वो क्या होगा, मेल होगा। तो इसी को रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि व्युत्क्रम उल्टा, एक बार कराए मेल फीमेल को तो दूसरा बार जो फीमेल था उसको मेल और जो मेल था उसको फीमेल करा करके कराए, तब क्या परिणाम आता है, रिजल्ट आता है, वो देखिए। अब मान लीजिए टॉल है, ये पहले हम क्या किए, मेल लिए, टॉल और टॉल को क्या किए, पहले मेल लिए, या ऐसे हम पहले लिख देते हैं, देखिए यहाँ टॉल है, पहले हम मेल लिए, ये क्या होगा, कैपिटल टी होगा। उसके बाद हम ड्वार्फ लिए, ड्वार्फ ये जो क्या है, फीमेल है। अब इस क्या लिए, स्मॉल टी। अब दोनों को क्या करेंगे, क्रॉस कराएंगे। क्रॉस कराने के बाद हमको मिलेगा क्या, कैपिटल टी और स्मॉल टी मिलेगा, मतलब टॉल मिलेगा, मतलब क्या मिलेगा, टॉल मिलेगा। तो एक बार ये हुआ। अब जो क्या है, ये यहाँ टॉल क्या है, मेल है, तो अब हम क्या करेंगे, उसको फीमेल बनाएंगे। तो अब टॉल है तो ये क्या होगा, फीमेल होगा, टॉल है तो ये फीमेल, और ड्वार्फ है, ड्वार्फ जो पहले क्या था, फीमेल था, ड्वार्फ पहले फीमेल था, अब क्या होगा, मेल होगा। अब इसको क्रॉस कराएंगे, कैपिटल टी, स्मॉल टी, और दोनों को क्रॉस कराने के बाद क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा, मतलब ये भी क्या होगा, टॉल ही होगा। तो हमको क्या पता चल रहा है इससे, रेसिप्रोकल क्रॉस में जो होगा सिमिलर रिजल्ट आएगा, सेम रिजल्ट आएगा। रेसिप्रोकल क्रॉस में सेम रिजल्ट आ रहा है, इसमें भी टॉल आ रहा है। और जबकि रेसिप्रोकल क्रॉस में क्या किए, उल्टा किए, पहले क्या लिए, टॉल मेल लिए और ड्वार्फ फीमेल लिए, उसके बाद फिर उल्टा कर दिए, टॉल फीमेल लिए और ड्वार्फ मेल लिए, फिर भी रिजल्ट क्या हुआ, दोनों का सेम आया। तो यहाँ लिख देते हैं, नोट में लिख लीजिए, नोट NOT, ये क्वेश्चन पूछता है कि रेसिप्रोकल क्रॉस में कैसा रिजल्ट आता है, तो सिमिलर रिजल्ट आता है। रेसिप्रोकल क्रॉस gives similar result। रेसिप्रोकल क्रॉस में क्या होगा, रेसिप्रोकल क्रॉस में सिमिलर रिजल्ट प्राप्त होगा, रेसिप्रोकल क्रॉस में क्या होगा, सिमिलर रिजल्ट प्राप्त होगा। तो ये है रेसिप्रोकल क्रॉस। एक बार जो मेल होगा फीमेल, और उसको जो मेल होगा उसको दूसरी बार में क्या करेंगे, फीमेल, जो फीमेल होगा उसको मेल कराएंगे, और दोनों को क्रॉस कराएं। क्रॉस कराने के बाद जो हमको रिजल्ट मिला, वो रिजल्ट दोनों में क्या है, सिमिलर रिजल्ट मिला। तो रेसिप्रोकल क्रॉस में हमेशा क्या होता है, रिजल्ट जो होगा सिमिलर मिलेगा। तो ये है रेसिप्रोकल क्रॉस। जल्दी से लिखिए, आगे हम लोग फिर से लिखते हैं। देखिए ऊपर में कुछ नहीं लिखे, इट इज ए सेट, देखिए एक बार समझ लीजिए, इट इज ए सेट ऑफ टू सच क्रॉसिंग, दो बार क्या करना है, क्रॉसिंग कराना है, जिसमें फर्स्ट क्रॉसिंग में क्या करेंगे, ए मेल लेंगे और बी फीमेल, और सेकेंड क्रॉसिंग में क्या करेंगे, ए को फीमेल और बी को मेल लेंगे, वही ना कराए हैं। पहला में ए मेल लिए और बी क्या फीमेल लिए, दूसरा में क्या करें, ए जो है इसको फीमेल लिए और
बी में क्या किए, मेल लिए और दोनों को क्रॉस कराए तो हमको रिजल्ट क्या मिला, सेम रिजल्ट मिला। तो ये है रेसिप्रोकल क्रॉस। अब हम लोग समझते हैं बैक क्रॉस क्या होता है, तो इसको जल्दी से लिखिए, आगे हम लोग फिर लिखते हैं। चलिए मिटाते हैं। अगला हेडिंग लगाइए बैक क्रॉस। बैक क्रॉस क्या होता है? ये था रेसिप्रोकल क्रॉस। तो रेसिप्रोकल क्रॉस अभी हम लोग समझे। अब हम लोग समझते हैं बैक क्रॉस क्या होता है। बैक क्रॉस हेडिंग लगाइए बैक क्रॉस। बैक क्रॉस क्या होता है, लिखिए व्हेन F1 प्रोजेनी F1 प्रोजेनी is cross with F1 progeny is cross with either the parent, then this crossing is known as बैक क्रॉस। known as बैक क्रॉस मतलब हुआ जब F1 प्रोजेनी को लिख दे रहे हैं यहाँ, जब F1 प्रोजेनी को दोनों पैरेंट के साथ क्रॉसिंग कराया जाता है तो उसे बैक क्रॉस कहते हैं। बैक क्रॉस कहते हैं। तो ये समझ में आया। अब देखिए दोनों जो F1 जनरेशन है या F1 प्रोजेनी उसी को बोलते हैं। F1 प्रोजेनी को दोनों पेरेंट के साथ जो क्रॉस कराएंगे तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे कि बैक क्रॉस है। जैसे यहाँ समझिए कि पेरेंट पहले लेते हैं, टॉल है, टॉल लिए और ड्वार्फ लिए। अब ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या हो गया, पेरेंट हो गया, पेरेंट है। अब इसमें क्रॉस कराएंगे तो क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। यही F1 प्रोजेनी हुआ या F1 जनरेशन भी इसको बोलते हैं। F1 जनरेशन हुआ या F1 प्रोजेनी, इसी को बोलते हैं प्रोजेनी या F1 जनरेशन भी बोल सकते हैं। अब इसको क्या कराना है, इसको अलग अलग से दोनों के पेरेंट से क्या कराना है, क्रॉस कराना है। अब इसको इससे साथ क्रॉस कराएंगे और इसको फिर इसके साथ क्रॉस कराएंगे और रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। तो पहले इसके साथ कराते हैं। तो कैपिटल टी ये पेरेंट है ना, हम क्या बोले कि F1 प्रोजेनी को दोनों पेरेंट के साथ क्रॉसिंग कराया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, बैक क्रॉस कहते हैं। तो देखिए ये तो है F1 प्रोजेनी और ये क्या है, पेरेंट है ये दोनों। तो एक पेरेंट लिए फिर उसको क्रॉस करा रहे हैं, किसके साथ, कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ क्रॉस करा रहे हैं। तो अब देखिए अब दोनों को क्रॉस कराने से हमको क्या प्राप्त होता है, तो दोनों को क्रॉस कराएंगे तो चूँकि गैमीट तो इसमें एक ही आएगा, तो इसको एक बार इससे क्रॉस कराएंगे, फिर इसी को एक बार इससे क्रॉस कराएंगे। तो यहाँ पर इसको इससे कराएंगे तो कैपिटल टी आएगा और फिर इसको इससे कराएंगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी आ रहा है, कैपिटल टी और स्मॉल टी आ रहा है। तो दोनों का जो है यहाँ पर ये तो क्या होगा, फिनोटाइप अगर बोले तो ये भी टॉल है और ये भी टॉल है, ये भी क्या है, टॉल है और ये भी टॉल है। तो मतलब इसमें क्या हुआ, सेम फिनोटाइप आया, सेम फिनोटाइप। अगर पूछे कि बैक क्रॉस में
इसमें रेशियो बताने के लिए कि रेशियो बताइए कि इसमें जीनोटाइप रेशियो बताइए क्या होगा। तो क्या होगा, एक तो है प्योर टॉल और दूसरा क्या है हाइब्रिड टॉल है, तो 1:1 का आएगा। और फिनोटाइप अगर पूछे तो फिनोटाइप में दोनों सेम है तो लिखे हैं सेम फिनोटाइप है। समझ में आ रहा है। आगे है स्मॉल टी को हमको कराना है किससे, सॉरी F1 प्रोजेनी पहले लिख लेते हैं। F1 प्रोजेनी को हमको कराना है किससे, रिसेसिव से, स्मॉल टी मतलब ड्वार्फ से। अब देखिए इसको कराना है इससे, फिर कराना है इसको, कराना है इससे। चूँकि ये सेम है तो गैमीट तो एक ही बनेगा। गैमीट अगर स्मॉल टी, इसमें 2 गैमीट बनेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसको इससे कराए तो कैपिटल टी स्मॉल टी आया, कैपिटल टी और स्मॉल टी आया। और फिर इसको इससे कराएंगे तो स्मॉल टी और स्मॉल टी आया। अब देखिए अब यहाँ पर ये जो है टॉल है और ये क्या है ड्वार्फ है। यहाँ पर ये टॉल और ये क्या है, ये हो गया आपका टॉल, जो हाइब्रिड टॉल बोले, हाइब्रिड टॉल हो गया ये। और ये क्या आ गया, ये ड्वार्फ आ गया, ड्वार्फ। तो यहाँ पर इसका अगर फिनोटाइप बोले तो फिनोटाइप क्या होगा, इसका फिनोटाइप होगा मतलब डिफरेंट फिनोटाइप होगा, इसमें अलग अलग है, डिफरेंट फिनोटाइप। इसका टाइप कैसा और डिफरेंट फिनोटाइप होगा। तो यहाँ पर बैक क्रॉस है। बैक क्रॉस क्या होता है, तो F1 जेनरेशन या F1 प्रोजेनी को पेरेंट के साथ जब क्रॉस कराया जाए तो उसको बोलेंगे बैक क्रॉस। तो बैक क्रॉस का रिजल्ट अगर पूछे कि बैक क्रॉस का रिजल्ट में कि अगर पेरेंट को टॉल के साथ कराते हैं, F1 प्रोजेनी को टॉल के साथ करवाएंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, तो सेम फिनोटाइप होगा। और अगर पूछे कि रिसेसिव के साथ कराया जाएगा तो क्या होगा, तो डिफरेंट फिनोटाइप आएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो जल्दी से इसको छापिए, इसको लिखिए, फिर आगे हम लोग एक और है टेस्ट क्रॉस। तो हम लोग टेस्ट क्रॉस के बारे में समझते हैं। जल्दी से इसको कॉपी कीजिए। तो चलिए मिटाते हैं। इसके बाद आगे हम लोग पढ़ते हैं टेस्ट क्रॉस के बारे में भी समझ लेते हैं कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा इस सब बात। चलिए आगे हेडिंग लगाइए, आगे हेडिंग लगाइए टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, हेडिंग लगाइए टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या होता है। टेस्ट क्रॉस F1 प्रोजेनी को रिसेसिव पेरेंट के साथ जब क्रॉस कराया जाता है तो उसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। लिखिए, इसमें लिख भी देते हैं। व्हेन F1 प्रोजेनी इज क्रॉस with recessive parent then it is known as टेस्ट क्रॉस। तो उसको हम लोग किस क्रॉस से जानेंगे, टेस्ट क्रॉस के नाम से जानेंगे। आगे लिखिए, लिख लेते हैं। जब F1 प्रोजेनी को पेरेंट रिसेसिव के साथ क्रॉस कराया जाता है, क्रॉस कराया जाता है तो उसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। टेस्ट क्रॉस कहते हैं।
लिख लीजिए, जल्दी से लिखिए। एक और नोट में याद रखिएगा, नोट लिख रहे हैं कि जितने भी टेस्ट क्रॉस होता है तो सभी को हम लोग बैक क्रॉस कह सकते हैं, लेकिन जितने भी बैक क्रॉस होता है उसको टेस्ट क्रॉस नहीं कह सकते हैं। तो नोट में लिखिए, ऑल टेस्ट क्रॉस आर बैक क्रॉस, आर बैक क्रॉस, but all back cross are not test cross are not test cross। मतलब हुआ ये सभी टेस्ट क्रॉस को बैक क्रॉस कह सकते हैं, लेकिन सभी बैक क्रॉस को टेस्ट क्रॉस नहीं कह सकते हैं। समझ में आया कुछ? मतलब ऑल टेस्ट क्रॉस आर बैक क्रॉस, सभी टेस्ट क्रॉस को, जो अभी टेस्ट क्रॉस हम लोग पढ़ रहे हैं, सभी टेस्ट क्रॉस को बैक क्रॉस कहेंगे, क्योंकि F1 प्रोजेनी को क्या करना है, पेरेंट के साथ क्रॉस कराना है। तो इसमें क्या था, दोनों पेरेंट के साथ क्रॉस कराते थे, तो चूंकि पेरेंट है तो इसीलिए सभी टेस्ट क्रॉस को क्या कहेंगे, बैक क्रॉस कहेंगे, लेकिन बैक क्रॉस को, जो बैक क्रॉस है, बैक क्रॉस को टेस्ट क्रॉस नहीं कहेंगे। चलिए इसको समझते हैं। देखिए इसमें क्या लिखे हैं, जब F1 प्रोजेनी को पेरेंट रिसेसिव के साथ क्रॉस कराया जाता है। अब यहाँ पर समझिए कि टॉल है कैपिटल टी, और उसके बाद ड्वार्फ है स्मॉल टी, ये क्या है, पेरेंट है। अब इसको क्रॉस कराने के बाद कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब ये हाइब्रिड टॉल मिला। मतलब यहाँ ये जो हुआ, इसको हम लोग बोलेंगे F1 प्रोजेनी है या F1 जनरेशन है। कौन, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसमें कह क्या रहे, देखिए F1 प्रोजेनी को पेरेंट रिसेसिव के साथ पेरेंट, तो यहाँ पर दोनों में से रिसेसिव कौन है, ये ड्वार्फ जो है, ये ड्वार्फ क्या है, रिसेसिव है। तो जो F1 प्रोजेनी है उसमें पेरेंट रिसेसिव के साथ जो क्रॉस कराएंगे उसी को कहेंगे क्या, टेस्ट क्रॉस। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रिसेसिव क्या है, ड्वार्फ है। अब F1 प्रोजेनी ये है, तो देखिए यहाँ, तो F1 प्रोजेनी कैपिटल टी स्मॉल टी, और रिसेसिव कौन है, इसको क्रॉस कराएंगे रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराएंगे, यही ना रिसेसिव पेरेंट है। इसको हम लिखते हैं हाइब्रिड टॉल या F1 प्रोजेनी लिख देते हैं, इससे लिखिए F1 प्रोजेनी, और दूसरा क्या है, रिसेसिव पेरेंट रिसेसिव पेरेंट। तो F1 प्रोजेनी क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, F1 प्रोजेनी क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब पेरेंट रिसेसिव क्या है, स्मॉल टी, दोनों को क्रॉस कराएंगे। इसमें तो गैमीट एक ही आएगा, तो इसको इस तरह से क्रॉस कराएंगे, क्या, अलग अलग करके। अब इसको कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये स्मॉल टी होगा। तो देखिए यहाँ पर चूंकि होमोजाइगस है तो इसका गैमीट निकालेंगे तो एक ही ना निकलेगा, स्मॉल टी। अब इसको एक सेकंड यहाँ समझिए थोड़ा सा कि कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको हम गैमीट बनाएंगे तो दो गैमीट बना, एक तो कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। हेट्रोजाइगस में दो गैमीट बनता है, और होमोजाइगस है तो इसमें गैमीट बनाएंगे तो एक ही ना आएगा, आएगा दो गो, लेकिन सेम है इसीलिए एक ही लिखते हैं। अब अलग अलग कराएंगे, इसको इससे और इसको इसी से कराएंगे, तो इसको कराएंगे तो कैपिटल टी
स्मॉल टी आया और इसको इससे कराएं तो फिर स्मॉल टी आया। यही चीज़ वहाँ लिख रहे हैं, समझ में आया होगा आप। यही चीज़ क्या करते हैं, यहाँ भी लिख रहे हैं तो यहाँ भी लिखें। अब देखिए यहाँ पर क्या है, क्या प्राप्त हुआ हमको, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये प्राप्त हुआ हमको हाइब्रिड टॉल, और ये क्या ड्वार्फ, प्योर ड्वार्फ प्राप्त हुआ, प्योर ड्वार्फ हमको मिला, प्योर ड्वार्फ मिला। समझ में आ रहा है। तो यही हमको यहाँ रिजल्ट मिला कि हाइब्रिड टॉल आता है और प्योर ड्वार्फ, मतलब जो क्या है, जो पेरेंट यहाँ है वही हमको प्राप्त होता है, क्या उसका प्रोजेनी, जो जनरेशन अगला होगा उसका अगला जनरेशन हमको वही प्राप्त हुआ, नहीं हुआ। जो पेरेंट मान लीजिए यहाँ F1 है तो ये क्या है, हाइब्रिड टॉल है, तो हाइब्रिड टॉल हमको यहाँ भी मिला। जो पेरेंट रिसेसिव है, पेरेंट रिसेसिव यहाँ भी मिला। तो यही टेस्ट क्रॉस का मतलब हुआ कि सही है या गलत, तो हमको बिल्कुल सही प्राप्त हुआ, दोनों जगह क्या है, सेम मिला। तो यही इसी को हम लोग बोलते हैं, ये क्या है, टेस्ट क्रॉस है। तो टेस्ट क्रॉस समझ में आया, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस। फिर से एक बार समझिए कि ये क्या है, F1 जब F1 प्रोजेनी को क्रॉस कराते हैं किसके साथ, रिसेसिव पेरेंट के साथ, तो उसको बोलेंगे टेस्ट क्रॉस। और इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे बैक क्रॉस, बैक क्रॉस में किसके साथ कराते थे, F1 प्रोजेनी को मतलब पेरेंट के साथ कराते थे। पेरेंट दोनों आ गया उसमें, जो टॉल था, ड्वार्फ था, मतलब डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों आ गया, तो उसको कराएं तो उसको बोलते हैं बैक क्रॉस। और इससे पहले जो हम लोग रेसिप्रोकल क्रॉस पढ़े थे, उस रेसिप्रोकल क्रॉस में हम लोग देखे थे कि जो एक बार हम कराए थे मेल फीमेल के साथ, तो वो अगला बार जो कराए उसको उल्टा कर दे, जो मेल था उसको फीमेल बनाए, जो फीमेल था उसको मेल बनाए, तब क्रॉस कराए थे, तो उसको बोले थे रेसिप्रोकल क्रॉस। तो आज हम लोग ये 3 क्रॉस पढ़े और इससे पहले 3 नियम भी हम लोग समझे। एक तो लॉ ऑफ पेयर फैक्टर हम लोग समझे, लॉ ऑफ डोमिनेंस समझे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन समझे, जो नियम था। उसके बाद क्रॉस हम लोग 3 क्रॉस के बारे में भी समझे। 3 क्रॉस कौन कौन समझे, पहला तो रेसिप्रोकल क्रॉस समझे, उसके बाद फिर हम लोग देखे बैक क्रॉस क्या होता है, उसके बाद फिर टेस्ट क्रॉस क्या होता है। तो आज हम लोग यहाँ तक समझे, उम्मीद करते हैं कि अच्छा से समझ में आया होगा। अब अगला क्लास में हम लोग एक्सेप्शन ऑफ मेंडल पढ़ें, मतलब मेंडल का जो एक्सेप्शन है वो एक्सेप्शन के बारे में हम लोग अगला क्लास नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज यहाँ तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे समझेंगे, आगे देखेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो थैंक यू, यहाँ तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग फिर से पढ़ेंगे।